वेलकम। आज 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेक्चर 9 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समतल, द प्लेन। समतल की संकल्पना क्या होती है, संकल्प का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेन। आइए इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, समतल में द प्लेन, इसकी क्या डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट क्या है, आइए इसको समझते हैं। If we take any 2 points on a given surface and a straight line joining these points completely lies on this surface, then we call this surface as a plane। अर्थात यदि किसी पृष्ठ पर दो बिंदु लिए जाएं और उनको मिलाने वाली एक सरल रेखा पूर्णतया अर्थात पूरी तरह से उस पृष्ठ पर ही स्थित हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम समतल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये पी क्यू आर एस, मान लीजिए कोई हमने पृष्ठ लिया है और इस पर दो बिंदु ले लिए हैं ए और बी, इनसे होकर एक रेखा जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ए से बी तक जो रेखा है ये पूरी तरह से इस पृष्ठ पर स्थित है, इस कारण से यह एक समतल है। और आप इस बोर्ड को भी देख सकते हैं, इस व्हाइट बोर्ड पे यदि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट, दो पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज यहाँ मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, इससे होकर अगर कोई रेखा मैंने खींच दी तो ये रेखा पूरी तरह से इस पर स्थित होनी चाहिए, तब तो ये एक समतल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर रेखा पूरी तरह से लाई करती है, स्थित होती है, उसको हम समतल कहते हैं। समतल की विशेषताओं में आइए एक बात समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो बिंदु हैं, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं पर दो लंबवत रेखाएं ले लेता हूँ, ए बिंदु पर एक लंब ये डाल दिया और बी बिंदु पर एक लंब ये डाल दिया, तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये दोनों लंब जो हैं, जिन्हें हम समतल का अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ये दोनों समांतर हैं। आप देख सकते हैं समांतर है, ये देखिए समांतर दिख रहे हैं आपको। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि समांतर अभिलंब जो है समांतर होते हैं और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा सदैव समतल पर ही स्थित होती है, पृष्ठ पर ही स्थित होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा प्रत्येक पृष्ठ जिस पर हम दो बिंदुओं को लेकर कोई रेखा खींच दें और वह रेखा उस पृष्ठ पर स्थित है, तो क्या वह सदैव एक समतल को प्रकट करेगा? आइए इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारे पास कोई एक समतल है, ये एक ऐसा पृष्ठ है, देख सकते हैं। इस पृष्ठ पे दो बिंदुओं को लेकर के हमने एक रेखा खींची हुई है, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींची है, तो यह रेखा पूरी तरह से इस पृष्ठ पर स्थित है और इस कारण से यह एक समतल है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि मैं इस पृष्ठ को इस प्रकार से मोड़ देता हूं, इस प्रकार से अगर इसे मोड़ दूंगा, तो क्या इसे हम एक समतल कह सकते हैं? आइए इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, ये समतल है, इस समतल पर हमने क्या किया, इस पे हमने करीब 4-5 लाइन खींची है, 6 लाइनें हैं जो हम समतल की अभिलंब हैं, नॉर्मल है। समतल पर ये परपेंडिकुलर डाले हैं, जिसको हम समतल का अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये सभी नॉर्मल जो आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये सभी नॉर्मल पैरेलल हैं। ये भी समतल की एक विशेषता होती है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अभी यह समतल है, अभी हमने बताया था एक लाइन खींची थी हमने, ठीक है, एक लाइन खींची थी इन बिंदुओं को लेकर के इस तरह से। तो ये रेखा आप देख रहे हैं, ये 3 बिंदु हो गए इस तरीके से। ये 3 बिंदुओं से होकर जाने वाली एक सरल रेखा पूरी तरह से इस पृष्ठ पर है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं तो आप ये स्पष्ट देख सकते हैं कि इसके नॉर्मल आपस में समांतर नहीं है, नॉर्मल समांतर नहीं है। और जो रेखा स्ट्रेट लाइन थी वह अब वक्र के आकार में हो गई है, अर्थात कर्व बन गई है, देख सकते हैं। और इसके सभी नॉर्मल आपस में समांतर नहीं है। ऐसी स्थिति में यह जो रूप बना है इस पृष्ठ का, यह एक समतल नहीं होगा। समतल होने के लिए यह परम आवश्यक है कि
इसके जो नॉर्मल होते हैं वो परस्पर समांतर हों, उसके लिए आप इसको फिर से ऐसे करेंगे तो अब ये इसके नॉर्मल समांतर हो गए और रेखा भी एक ही सीध में पूरी तरह से इस पृष्ठ पर अवस्थित है, स्थित है। इस कारण यह एक समतल होगा। लेकिन यदि आप इसको ऐसे कर देंगे तो यह एक समतल नहीं होगा, क्योंकि इसके नॉर्मल समांतर नहीं है। अतः समतल होने के लिए यह हम दो बातें समझ में आती हैं जो यहाँ लिखी हुई है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पूरी तरह से उस पृष्ठ पे होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, और उस पर खींचे गए नॉर्मल, ये अभिलंब है, मान लीजिए नॉर्मल है, ये आपस में समांतर होने चाहिए। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ द प्लेन। यह समतल की संकल्पना अथवा इसका कॉन्सेप्ट है। आइए अब देखते हैं समतल की विशेषताएं। अभी जो हमने ये प्रैक्टिकल किया है इससे हमारी समझ में एक बात आई कि समतल की विशेषताएं, दो बातें समझ में आती हैं कि समतल पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूरी तरह से समतल अथवा उस पृष्ठ पर ही स्थित होती है। नंबर 2, समतल पर डाले गए लंब परस्पर समांतर होते हैं। अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया कि समतल पर जितने भी लंब डाले जाएंगे वो सभी आपस में समांतर होंगे। ये दो बातें किसी भी समतल के लिए होना अनिवार्य है। आइए अब समतल के समीकरण के विषय में चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus cz plus d equal to 0 which is of first degree in x, y and z always represents a plane where ABCD are some constants। अर्थात किसी भी समतल के समीकरण को ax plus by plus cz plus d के इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है और लिखा जाता है, और कभी कभी इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है समतल के समीकरणों को ax plus by plus cz plus d। ये स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं, यहाँ पे कांस्टेंट जो है आपके कैपिटल लेटर में लिखे हैं, यहाँ स्मॉल लेटर में लिखे हैं, तो इस प्रकार भी लिखा जाता है। और ax plus by plus cz plus d, जहाँ पे ABCD क्या है? सम कांस्टेंट्स हैं। तो आपको किसी भी रूप में समतल का समीकरण दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं आप। आइए अब देखते हैं समतल के समीकरण में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी समतल के व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये होता है ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0। जहां आपको फिलहाल ये दिख रहा है कि इसमें 4 कांस्टेंट्स हैं आपके पास। ये कैपिटल में लिखे हैं तो मैं इसको कैपिटल में लिख दे रहा हूँ, वैसे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ax plus by plus cz plus d equal to 0। So dividing it by d, इसको d से डिवाइड करने पर if value of d is not equal to 0, यदि d का मान 0 नहीं है तो हम इसे दोनों तरफ d से डिवाइड करेंगे। So this implies a upon d into x plus b upon d into y plus c upon d into z प्लस 1। d से डिवाइड करने पे यहाँ बना जाएगा, और दिस में बी रिटन एज a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार आप देखते हैं यहाँ पे समीकरण को हमने इस प्रकार रूपांतरित कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जहाँ पे a डैश क्या है? वेयर आप लिख सकते हैं वेयर a डैश इक्वल टू a अपॉन d सम न्यू कांस्टेंट। सिमिलरली वी कैन राइट b डैश इक्वल टू b अपॉन d एसेट्रा। इसी तरह से बाकी के लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस समय हमको 4 कांस्टेंट दिख रहे हैं। 4 में जो हमने एक शब्द बोला है स्वेच्छ अचर, इट मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिनकी स्वेच्छा से वैल्यू हम दे सकते हैं। तो ये a डैश b डैश c डैश। सो दिस इंप्लाइज देयर आर 3, यहाँ 3 1 2 3, देयर आर 3 आर्बिट्रेरी
कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। समतल के व्यापक समीकरण में आप देख रहे हैं 3 स्वेच्छाचर होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये होती हैं। ये इनको आप कुछ और भी मान सकते हैं, स्मॉल ए डैश, स्मॉल बी डैश, स्मॉल सी डैश भी कह सकते हैं, ये आपके चॉइस है। तो ये 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि किसी भी समतल के व्यापक समीकरण को, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है समीकरण नंबर 1, किसी भी समतल के व्यापक समीकरण को निकालने के लिए हमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू का ज्ञात होना अति आवश्यक है। ये 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे, इसके लिए हमें 3 कंडीशंस दिए जाना या ज्ञात होना आवश्यक है। 3 कंडीशंस का होना अति आवश्यक है, जिसको सॉल्व करने पर आपको तीनों प्रतिबंधों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ए डैश, बी डैश, सी डैश का मान प्राप्त होगा, जिन्हें यहाँ पुट करने पर, रखने पर आपको ये समतल का व्यापक समीकरण प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं किसी बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट दे रखा है आपको, सपोज एनी पॉइंट पी। सो मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है, ठीक है। तो एज वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं किसी समतल का व्यापक समीकरण होता है। लेट दिस प्लेन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट p x1, y1, z1, then we know that these point must satisfy this equation। मान लो हमारे पास ये कोई समतल है और समतल का इक्वेशन, ये इस समतल का समीकरण ये दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 से। इसमें कोई पॉइंट P है तो इसके निर्देशांक हमने x1, y1, z1 मान लिए हैं। तो ये इक्वेशन, ये कोऑर्डिनेट इस प्लेन के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इट मीन्स एक्स वाई जेड के स्थान पे हम ये पुट कर देंगे। तो ये देखिए, दिस इम्प्लाइज ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस d इक्वल टू 0। ये सेकंड आ गया इक्वेशन। कैसे आ गया? क्योंकि ये पॉइंट हमारा x1, y1, z1 ये समतल पर स्थित है, इसलिए समतल के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। इस कारण से ये हमने ये लिखा। तो अब इसमें आप ये फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें। सो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये देखिए, ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, और d से ये d कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू 0। ये आप देख रहे हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। This is the required equation. This is the required equation of a plane। तो ये जो आप देख रहे हैं, ए एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस x1 प्लस बी ब्रैकेट एक्स वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। इसमें जब आप दिए गए बिंदु को सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो आपको इस टाइप का एक प्लेन का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ये आ गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू एनी पॉइंट। तो इसको आप अच्छे से लिख लें। और इसके बाद आइए एक सवाल देखते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन है, बिंदु 0, -1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। अर्थात फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -1, -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, किसी एक बिंदु से होके जाने वाले समतल का समीकरण, एज वी नो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इज गिवन बाय, so this is ax minus x1 plus b y minus y1
प्लस सी जेड माइनस Z1 इक्वल टू 0, ये होता है। किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण ये होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। नाउ सिंस द प्लेन पासिस थ्रू, चूंकि समतल निम्न बिंदु से गुजरता है, सिंस द प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट, किस बिंदु से गुजरता है, ये बिंदु दिया है आपको 0, -1, -1। इट मीन्स x1 y1 z1। सो दिस implies x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू -1, z1 इक्वल टू -1। ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, क्या होगा, ये आप इसकी वैल्यू लिख देंगे, ax -0 प्लस b y माइनस y1 की वैल्यू माइनस है, -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी, प्लस c z माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। ये उस समतल का समीकरण आ गया जो बिंदु 0, -1 से होकर गुजरता है। तो ये इसका आंसर है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फाइनली ax प्लस बी वाई प्लस 1 प्लस सी जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। मान लीजिए पॉइंट, देयर आर 3 पॉइंट्स P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 and R x3 y3 z3 be any 3 points which lie on a plane as shown in the figure। ये फिगर में देख सकते हैं। मान लीजिए कोई समतल है और इसमें 3 बिंदु स्थित हैं इस प्रकार से, और तीनों के कोऑर्डिनेट हमको इस प्रकार ये दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ये होता है, ax माइनस x1 ब्रैकेट में प्लस b ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट में z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये होता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि ये तीनों बिंदु एक ही समतल पर स्थित है, तो इसलिए ये एक बिंदु से होकर जाने वाले इस समतल का समीकरण आ गया। अब बाकी शेष 2 बिंदु Q और R जिनके कोऑर्डिनेट आपको ये दिए हुए हैं, ये दोनों बिंदु भी चूंकि इसी समतल पर स्थित होने के कारण इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए इन दोनों बिंदुओं को x y z के स्थान पर रख करके अब हमें 2 समीकरण इस प्रकार प्राप्त हो जाएंगे, जो चूंकि दोनों बिंदु इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए x y z के स्थान पर हम ये रखेंगे। दिस इम्प्लाइज since the points Q and R lies on the same plane, this implies coordinates of Q and R must satisfy इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें अब हम ये लिख सकते हैं ax2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये हो गया। ये कौन सा पॉइंट से आ गया, ये आ गया Q पॉइंट से। Q के कोऑर्डिनेट कितने माने थे हमने, x2 y2 z2। तो Q बिंदु को जब इसमें रख दिया गया तो ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इसी प्रकार ये हमारा R पॉइंट है, R के कोऑर्डिनेट हमने माने हैं x3 y3 z3। ये कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली वी कैन राइट
x3 माइनस x1 प्लस बी, y3 माइनस y1 प्लस सी, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तीसरा समीकरण हमें ये प्राप्त हो गया। जैसा कि हमने आर्टिकल में बताया था कि इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए बी सी, और ए बी सी के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन या 3 समीकरण प्रतिबंध होने आवश्यक हैं, जो कि हमें समीकरण 1, समीकरण 2 और 3 से प्राप्त होते हैं। इनको हम तीनों समीकरणों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अर्थात वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे, और उसके बाद हमें हल करने के पश्चात ए और बी सी के मान प्राप्त हो जाएंगे, जिनको हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखेंगे और हमें फाइनली इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, ये हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा एक दूसरी विधि भी है जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। आप चाहें अगर ऐसे नहीं हल करना चाहते तो आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण सारणिक रूप में इस प्रकार भी लिखा जाता है। उसको याद रखने के लिए आसानी से आप इस तरह लिखना चाहें, इसको इस तरह कर सकते हैं। जैसे आपने ये लिखा x y z, फिर लिखा आपने x y z, फिर आपने लिखा x y z। अब इसमें से आप x वाले में से x कॉलम ये घटा दें, x माइनस x इस तरह से लिखिएगा। y में से y घटा दीजिए, y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। इसी तरह आप z में से z को घटा दीजिए, z माइनस z, z माइनस z। ये आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो आपने माइनस किए हैं, इसको देखिए, ये x है हमारे पास, तो इसके लिए हम ये कर देंगे इसको यहाँ पर x1 x1 x1। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं y1 y1 y1। इसी तरह हम लिख सकते हैं इसको z1 z1 z1। अब आपके पास 3 पॉइंट थे, x y x1 y1 z1, एक था x2 y2 z2, और एक है आपके पास x3 y3 z3। तो ये बाकी ये 2 पॉइंट बचे हैं, इसको आप इस तरह लिखें x2 y2 z2, ये हो गया x3 y3 z3। जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, फाइनली इस डिटरमिनेंट को, सारणी को हल कर लेंगे, तो आपको 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये बात आप विशेष ध्यान रखें, अगर आपने इसको भी x1 y1 z1 कर दिया तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होंगी, जिनको हल करने पर केवल न्यूमेरिकल क्वांटिटी आएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया है, इसको याद रखने का कि x माइनस, क्योंकि आप जानते हो कि समीकरण आपका इस टाइप से आना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है समतल के समीकरण की। तो यानी कि आपको इसमें x y z भी दिखाई देना चाहिए, तो आपने ये ध्यान कीजिए, ये आपको x है, ये y है, ये z है, बाकी सारे ये सब क्या लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं। तो यहाँ x मिल रहा है, यहाँ y, यहाँ z, और ये तरीका बताया मैंने आपको याद करने का। इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आपको इस प्रकार से एक समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का अभीष्ट समीकरण होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द 3 पॉइंट्स 1 1 0 1 2 1 एंड -2 2 -1। इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण a x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट z माइनस z1 इक्वल टू 0 होता है। तो सिंस इक्वेशन पासिंग थ्रू 1 1 0 इज 1 1 0 को जब इसमें पुट करेंगे तो हमें इस बिंदु से होकर जाने वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, और ये इस प्रकार से होगी a x माइनस x1, x1 क्या है, ये y1 z1, इस तरह हम लिख देंगे b y माइनस y1
प्लस सी जेड माइनस जेड वन की वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई माइनस वन प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ये आ गया एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ये हमारे पास समीकरण आ गया है, एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। लेकिन हम जानते हैं शेष दो बिंदु हमारे पास ये और ये दोनों भी इसी समतल पर स्थित है, इसलिए ये दोनों बिंदु इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और इन दोनों बिंदुओं को इसमें रखने पर जो हमको समीकरण प्राप्त होंगे वो ये इस प्रकार से होंगे। पहले ये पॉइंट रखेंगे इसमें, तो ये मिलेगा हमें ए एक्स के स्थान पे 1 माइनस वन प्लस बी वाई के स्थान पे हम रखेंगे 2 माइनस वन, ये वाई के स्थान पे 2 प्लस सी जेड। सो दिस इज इक्वल टू सी, ये जेड हो गया आपका सी हो गया, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पे। दिस इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 इक्वल टू 0। एक समीकरण हमें ये प्राप्त हो गया। तीसरा हमें ये वाला पॉइंट रखेंगे इसमें, तो ये मिलेगा। सिमिलरली जब ये वाला पॉइंट आप इसमें रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी सॉल्व करने पर। ये इक्वेशन जब प्राप्त हो जाएगी तो इसको दोबारा से आप ऐसे लिख सकते हैं 3a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मिला थर्ड। अब क्या करना है हमें, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और एबीसी के मान प्राप्त करेंगे। तो वो इस प्रकार से है। तो देखिए अभी जो हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन लिखे थे उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस तरीके से हमने एबीसी के रेशो लिए, ये अपॉन, और ये हमारे सेकंड थर्ड इक्वेशन थे जिसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ वैल्यू लिखी। ये इस तरीके से आ जाता है और इसको बराबर सम कांस्टेंट लैम्डा मान लेंगे से वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। सो सॉल्विंग दिस वी गेट a अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। एंड सॉल्विंग दिस b 3 इंटू 1 मीन्स 3 और माइनस 0, सो दिस इज 3। एंड c अपॉन, ये 0 हो गया माइनस 3, सो ये माइनस 3 हो गया और इक्वल टू लैम्डा। इसको सॉल्व करने पर हमें ए बी सी के मान यहाँ इस तरीके से हम नोट कर ले रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 2 लैम्डा, ये देखिए, और बी की वैल्यू हमारे पास 3 लैम्डा एंड सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 लैम्डा। ये हमें ए बी सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। ये ए बी सी की वैल्यू हमें इस इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है और फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू ये हम इसमें यहाँ पुट करते हैं, देखिए 2 लैम्डा एंड एक्स माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 3 लैम्डा एंड y माइनस 1 प्लस c की वैल्यू माइनस 3 लैम्डा। सो c की वैल्यू माइनस में है इसलिए इसको माइनस 3 लैम्डा और ये आपका z इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, abc के मान ये आ चुके हैं। अब इसके बाद फाइनली जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से, चूंकि हम जानते हैं लैम्डा हमने नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा हमारी मतलब नॉट इक्वल टू 0 क्वांटिटी है, इसलिए इससे डिवाइड कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x माइनस 1 प्लस 3y माइनस 1 माइनस 3 एंड z इक्वल टू 0। लैम्डा से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 3z एंड दिस माइनस 2 एंड दिस माइनस 3 एंड दिस इक्वल टू 0। फाइनली वी हैव 2x प्लस 3y minus 3z minus 5 equal to 0. This is the final equation. ये तीन बिंदु से होके जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त हो गया है। तो इस तरह आप ये लिख सकते हैं। ये हमारा तीन बिंदु से होके जाने वाले समतल का समीकरण आ गया है। इसी प्रकार आप अन्य सवालों को इस पर आधारित सॉल्व कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी प्लेन उसके बारे में चर्चा करेंगे, समतल के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तब तक थैंक यू, वेलकम।